Welcome to Knowledge Bouncers. Students, today we will discuss about the second last phase and the last phase of compiler. Student, जो second last phase है compiler का, that is called code optimization phase. कोड ऑप्टिमाइज़र क्या होता है? कोड ऑप्टिमाइज़र इंटरमीडिएट कोड को एज इनपुट लेता है और उस कोड को ऑप्टिमाइज़ करता है। ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है? ऑप्टिमाइजेशन से मुराद है उस कोड को मिनिमाइज़ करता है ताकि जो परफॉर्मेंस है, जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है, वो बेहतर हो सके। स्टूडेंट्स, कोड ऑप्टिमाइज़र सबसे पहला काम जो मैंने बोर्ड पर भी मेंशन किया है वो क्या करता है? एलिमिनेट द अनवांटेड कोड लाइंस। जो आपके कोड में अनवांटेड लाइंस होती हैं ये उसको रिमूव कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पर लिखी है, जैसा कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें हमने लिखा है रिटर्न x प्लस वाई और उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट यूज़ की प्रिंट एफ द आंसर इज़। एक स्टेटमेंट है जो मैंने रिटर्न के बाद यूज़ की हुई है। स्टूडेंट, जब भी हम किसी प्रोग्राम के अंदर रिटर्न को यूज़ करते हैं तो वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को रिटर्न कर देता है, आगे नहीं जाने देता। मींस कि जो ये स्टेटमेंट है ये एक अनवांटेड स्टेटमेंट है, तो वो क्या करेगा? इस अनवांटेड स्टेटमेंट को रिमूव कर देगा। तो क्लियर हुआ, कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज़ क्या करेगा? कोड को ऑप्टिमाइज़ करेगा, कोड को मिनिमाइज़ करेगा। बट कैसे मिनिमाइज़ करेगा? वो जो अनवांटेड स्टेटमेंट्स हैं, अनवांटेड कोड जो है उस प्रोग्राम के अंदर, ये उसको रिमूव कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो मैंने यहाँ एग्ज़ाम्पल मेंशन की है उसमें मैंने एक रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ किया और रिटर्न स्टेटमेंट के बाद मैंने किसी प्रिंट एफ या कोई भी स्टेटमेंट यूज़ की। स्टूडेंट्स, जब प्रोग्रामिंग के अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो हमारा जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, जो कंपाइलर का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, वो इस रिटर्न स्टेटमेंट को रीड करने के बाद अपने आप को रिटर्न करता है, आगे फॉरवर्ड नहीं करता। इसलिए रिटर्न के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है वो एक अनवांटेड स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या होगा? जो कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज़ होगा वो इस अनवांटेड कोड को रिमूव कर देगा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या मेंशन किया है? मैंने कहा है कि रीअरेंजिंग द स्टेटमेंट ऑफ द कोड। ये क्या करता है? कोड को रीशफलिंग करता है, उसको रीअरेंज करता है ताकि जो उसकी नंबर ऑफ़ लाइंस हैं कोड की वो कम से कम हो सकें। इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल मेंशन की है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर a एक वेरिएबल है और उसमें 10 एक कांस्टेंट है जो इनिशियलाइज़ किया गया है। उसके बाद b वेरिएबल में c मल्टीप्लाई बाय e को रखा गया और d में e प्लस b को और d की कीमत को फाइनली f को असाइन कर दिया गया। अब इस कोड को रीअरेंज कैसे किया जा सकता है? ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जा सकता है? स्टूडेंट्स, इस कोड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस कोड कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है b इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई ए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई 10। यानी जो a की वैल्यू है वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बिकॉज a की वैल्यू में कांस्टेंट पड़ा है, a की एक कांस्टेंट वैल्यू है 10, तो मैंने यहाँ लिख दिया b इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई 10। देन इधर क्या हुआ है? d इज इक्वल टू ई प्लस बी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि d इज़ इक्वल टू ई प्लस बी और फाइनली d को मैंने किस में असाइन किया हुआ है? f में, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ f इज़ इक्वल टू ई प्लस बी। यानी कि जो ये वाली 4 स्टेटमेंट्स हैं इसको मैं रीअरेंज करने के बाद इन 2 स्टेटमेंट्स में लिख सकता हूँ और इसका भी वही आउटपुट है जो इसका आउटपुट है। देखें, यहाँ पर a को 10 इनिशियलाइज था और मैंने b में क्या वैल्यू असाइन की थी कि c मल्टीप्लाई बाई ए, तो यहाँ पर मैंने b को वही वैल्यू असाइन की है c मल्टीप्लाई बाई ए, बिकॉज a एक कांस्टेंट था और उसकी वैल्यू 10 थी, तो यहाँ पर आ गया c मल्टीप्लाई बाई 10। इसको ऐसे रीअरेंज कर लिया और द सेकंड पे हमारा क्या था? d इज़ इक्वल टू ई प्लस बी और f को d असाइन था, यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर लिया f इज़ इक्वल टू ई प्लस बी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपने कोड को रीअरेंज कर सकते हैं। तो जो कोड ऑप्टिमाइज़र होता है वो हमारे कोड को रीअरेंज भी करता है और जो अनवांटेड लाइंस है उनको एलिमिनेट भी करता है। और थर्ड काम इसका क्या है? मूविंग कोड आउटसाइड द लूप। यानी जो कोड हमारे लूप के इनसाइड लिखा है और वो बार बार कोड रिपीट हो रहा है, तो ये क्या करता है? उस कांस्टेंट को या उस कोड को जो वैल्यू हमने असाइन की है उसे आउटसाइड द लूप रख देता है ताकि दोबारा वो काम ना हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है। इस एग्जांपल के अंदर एक
डू वाइल लूप का यूज़ किया गया और यहाँ पर जो आइटम इक्वल टू 10, आइटम को एक वैल्यू असाइन की गई है 10, तो जब भी ये लूप चलेगा ये बार बार क्या करेगा, उस आइटम को 10 असाइन करेगा। जितनी दफ़ा भी ये लूप चलेगा, 100 टाइम्स चले तो ये 100 टाइम्स क्या करेगा, इसको 10 असाइन करेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम इस आइटम की जो वैल्यू है उसको हम इस लूप से बाहर लिख दें, आइटम इक्वल टू 10, तो अब क्या होगा कि एक दफ़ा वैल्यू असाइन होगी और लूप अपने आप को जब भी रिपीट करेगा, जितनी दफ़ा भी रिपीट करेगा, बार बार इस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन नहीं करेगा। तो ये भी एक फ़ायदा है, ये भी एक कोड को मिनिमाइज़ करने का मेथड है। तो इसी तरह इसके एडवांटेजेस क्या हुए, इसके एडवांटेजेस ये हुए कि फ़ास्टर एग्जीक्यूशन स्पीड, तो जो हमारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है जो हाई लेवल प्रोग्राम, वो उसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, वो फास्ट हो जाएगी। और यूटिलाइजेस मेमोरी एफिशिएंटली, ज़ाहिरी बात है कि अगर एक कोड ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स पर था और उसकी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स मिनिमाइज़ हो गई, उसकी अनवांटेड लाइंस रिमूव हो गई, उसको रीअरेंज कर लिया, तो क्या होगा, हमारी जो मेमोरी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। यानी वो कोड अब ज़्यादा मेमोरी नहीं लेगा बल्कि कम मेमोरी में एग्जीक्यूट होगा। और द थर्ड एडवांटेज इज़ गिव्स बेटर परफॉर्मेंस, कि जब हमारा कोड ऑप्टिमाइज़ हो गया, मिनिमाइज़ हो गया, तो उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, वो बेटर हो जाएगी बनिस्बत कोड ऑप्टिमाइज़ होने से पहले जो कोड था उसके। तो ये कोड ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट इसमें ये है कि कोड ऑप्टिमाइज़ में हम कोड को मिनिमाइज़ करते हैं, यानी कंपाइलर कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज़ में कोड को मिनिमाइज़ करता है, उसको रीअरेंज करता है, उसमें अनवांटेड स्टेटमेंट्स को रिमूव करता है, उसके लूप के जो इनसाइड कुछ कोड ऐसे हैं जो आउटसाइड आ सकते हैं तो उसे इनसाइड से ख़त्म करके लूप के आउटसाइड पे मूव कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद उसकी मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने लास्ट फेज़ ऑफ कंपाइलर की जानिब। स्टूडेंट्स, लास्ट फेज़ ऑफ कंपाइलर क्या है, हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, दैट इज़ कोड जनरेशन फेज़, कि जो अब हमारा आईआर क्रिएट हो चुका है, जो ऑप्टिमाइज्ड आईआर कोड हमारे पास मौजूद है, अब वहाँ से क्या जनरेट होगा, कोड जनरेट होगा। और जो कंपाइलर होता है वो कोड जनरेट किस लैंग्वेज में करता है, वो असेंबली लैंग्वेज में कोड को जनरेट करता है। तो कोड जनरेशन क्या करता है, टेक्स इनपुट फ्रॉम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज़ एंड कन्वर्ट इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन कोड, उसको एक इक्विवेलेंट मशीन कोड में चेंज कर देता है आईआर कोड को। कैसे करता है, इसके लिए हम यही एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोड हमारे पास आईआर कोड मौजूद है, इंटरमीडिएट कोड मौजूद है, b इज़ इक्वल टू सी स्टैरिक d एंड f इज़ इक्वल टू e प्लस b। ये एक कोड हमारे पास मौजूद है। अब इसको वो असेंबली लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं इसको असेंबली लैंग्वेज में लिखूं, तो असेंबली लैंग्वेज तो आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको लिखना सीखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा, कैसे कोड एक जनरेट करता है कंपाइलर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, c मल्टीप्लाई बाय 10, ये b में आ रहा है, इनका रिज़ल्ट b में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड करेंगे किसको, c को। किसको लोड करेंगे, c को। तो हम कहते हैं लोड के लिए हम जो असेंबली लैंग्वेज में कमांड जो कोड यूज़ करते हैं वो है ld। इसमें हम क्या करेंगे, R1 यानी रजिस्टर 1 में हमने किसको लोड कर दिया, c को लोड कर दिया। लोड R1 c, यानी जो c है वो लोड हो जाएगा R1 में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, c मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 10 से। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए असेंबली लैंग्वेज में जो कोड यूज़ होगा दैट इज़ MUL लिखेंगे। और MUL लिखने के बाद हम c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। तो c किस में मौजूद है, c जो है R1 रजिस्टर में लोड हो चुका है, तो हम लिखेंगे R1 और मल्टीप्लाई बाय 10, R1 मल्टीप्लाई बाय 10, बिकॉज रजिस्टर 1 में किसकी वैल्यू मौजूद है, c की वैल्यू मौजूद है। और हम इसका रिज़ल्ट किस में, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं,
कॉमा आएगा यहाँ पे R1 कॉमा 10 मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया ना MUL, तो यहाँ आएगा R1 कॉमा 10। इट मीन्स कि C मल्टीप्लाई बाय 10। और इसका रिज़ल्ट किस रजिस्टर में सेव हो, इसका रिज़ल्ट हम कहते हैं R1 में सेव हो, तो इसके स्टार्ट में हम लिख देंगे R1। अब ये जो C मल्टीप्लाई बाय 10 है ये किस रजिस्टर में सेव हो रहा है, R1 में। यानी C मल्टीप्लाई बाय 10 किस में सेव हो रहा है, R1 में, किसी और रजिस्टर में सेव हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर ये हो रहा है कि इफ F इज़ इक्वल टू E प्लस बी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस काम को हम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोड करेंगे E को किस में, रजिस्टर 2 ले लेते हैं हम। रजिस्टर 2 में किसको लोड कर दिया, E को। यानी कि जो E की वैल्यू है वो किस में लोड हो जाएगी, रजिस्टर 2 में लोड हो जाएगी। और उसके बाद E प्लस हो रहा है, यानी ये एडिशन का फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो असेंबली लैंग्वेज में ऐड करने के लिए ADD लिखेंगे और R2 को ऐड कर देंगे B से। और B हमारे पास क्या था, C मल्टीप्लाई बाय 10। C मल्टीप्लाई बाय 10 कहाँ, किस रजिस्टर में स्टोर था, R1 में स्टोर था। तो हम कर देंगे R2 कॉमा R1 B है और R2 हमारा जो है वो E है। और तो E प्लस B हो जाएगा। R2 कॉमा R1 स्टार्ट में ऐड लिख दिया, इन दोनों का रिजल्ट हमने किस में सेव कर दिया, R2 रजिस्टर 2 में सेव हमने कर दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू किस में स्टोर कर रहे हैं, F में। तो स्टोर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं ST। और F में हम स्टोर कर रहे हैं, F में क्या चीज़ मौजूद है, E प्लस B, यानी क्या मौजूद है, R2। हम यहाँ पर स्टोर करेंगे F में, तो हम किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे ST F कॉमा R2। तो जो रजिस्टर 2 है, जो रजिस्टर 2 में वैल्यू है वो किसके पास चली जाएगी, वो F के पास चली जाएगी। स्टूडेंट्स ये एक असेंबली लैंग्वेज का कोड है जो इस कोड के लिए मैंने लिखा है। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज कोड है, आपको असेंबली लैंग्वेज ना भी आती हो, इस वजह से मैंने बहुत सिंपल सा कोड लिया है ताकि आप उसको आसानी से लिख सकें। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज का कोड जनरेट हुआ है, अब ये किसके पास जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को पहले डिस्कस किया था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में सबसे पहले प्री प्रोसेसर आता है। प्री प्रोसेसर आने के बाद जो हमारा प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड है वो चला जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करने के बाद उसे भेज देता है असम्बलर के पास। असम्बलर उस कोड को भेजता है लिंकर के पास, और लिंकर के बाद कोड जाता है लोडर के पास, और देन हमारा कोड फाइनली मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है। तो कंपाइलर में जो फेजेस हैं, 6 फेजेस हैं, उसमें लास्ट फेज़ कोड जनरेशन है, और कोड असम्बली लैंग्वेज में कोड जनरेशन करता है। कोड जनरेशन जो असेंबली लैंग्वेज में कोड को ट्रांसलेट कर देता है, उसके बाद ये वाला जो कोड है मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए असम्बलर के पास जाता है, और फिर लिंकर के पास, फिर लोडर के पास, दैन फाइनली मशीन इंस्ट्रक्शंस में चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ को पढ़ा। उसमें हमने ये पढ़ा था कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में जो कंपाइलर है उसके 6 फेजेस हैं। उसमें लेक्सिकल एनालिसिस फ़ेज़ था, सिंटैक्स एनालिसिस फ़ेज़, उसमें जो था वो सिमेंटिक एनालिसिस फ़ेज़, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फ़ेज़, और सेकंड लास्ट फ़ेज़ जो था वो है कोड ऑप्टिमाइजेशन फ़ेज़, जो अभी हमने डिस्कस किया, और लास्ट फ़ेज़ है कोड जनरेशन फ़ेज़, जिसको भी अभी हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको कंपाइलर के लास्ट 2 फेजेस जो आज हमने डिस्कस किए हैं अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में या इससे पिछले जितने भी टॉपिक्स हमने कवर्ड किए हैं उसमें कोई बात समझ नहीं आई, कोई भी एम्बिग्विटी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आपको क्लियर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।